हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तो सर लेक्चर। तो कैसे आप लोग आशा करते हो कि ठीक होंगे, मैं भी ठीक हो। तो अब हम बात करते हैं अपने नए फिजिक्स चैप्टर में, जो चैप्टर 1 है। खासकर इस पार्ट 2 के वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही ये वीडियो कुछ समझ में काफ़ी ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो आइए हमारे चैनल पर बन जाइए और हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए वीडियो के और चलते हैं। क्या दिया गया है? वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कूलाम के नियम पढ़े थे। अब उसी कूलाम के नियम को द्विध्रुव पर कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। लेकिन वैद्युत क्षेत्र निकालने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षण है, इसका एक सिरा धन है, एक सिरा माइनस है, तो ये कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। क्या लिखा गया जरा देखिए तो, वह निकाय जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति न्यून दूरी पर स्थित हो, तो उस निकाय को क्या कहा जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। आगुड़े नीचे लिखा हुआ है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छड़िया है यह, और ये छड़िया जिस चीज से बनी, मान लो धन क्यू से और माइनस क्यू से, तो इनकी जो अतिन्यून दूरी पर स्थित ही है। अतिन्यून का मतलब कुछ ही दूरी पर, ज़्यादा दूरी नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है HF, ठीक है ना, या HI, मेरे पास एक कंपाउंड है, तो ये हमारे क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे H है, यहाँ पे F है, तो ये पार्श्व धनात्मक होता है और ये पार्श्व ऋणात्मक होता है। तो इनकी बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही अल्प होती है। तो एकदम अल्पतम दूरी पर अगर कोई निकाय स्थित हो, दो विपरीत आवेश वाले, तो उन निकायों को कहा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सब वैद्युत द्विध्रुव आगुड़ होता क्या है? देखिए क्या लिखा गया। वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी, किसी एक, चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, किसी एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आता है। देखो, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एकदम निकाय के सेंटर से नापा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये निकाय है, ये प्लस है या माइनस है, तो इसके बीच से यहाँ तक की दूरी अलग होगी और इसके बीच से यहाँ तक की दूरी अलग होगी, क्योंकि हर निकाय का अपना क्या होता है? एक सेंटर होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ ये मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना, ये धन क्यू है और यह माइनस क्यू है, तो इनकी बीच की दूरी यहाँ सेंटर से अगर हम नापेंगे, तो मान लो यहाँ से यल मान लिए और यहाँ से यल, तो इनकी बीच किसी एक आवेश से बीच की दूरी, तो मान लो मेरे पास एक आवेश यह है Q और इसकी बीच की दूरी यल मिलकर 2L। ये दूरी का जो गुणनफल, तो यही वैद्युत द्विध्रुव गुण होता है। और इसको हम दिखाते किससे? P से, यानी कि P बराबर जो होता है Q इंटू 2L यहाँ पर होता है। ठीक है ना। किसी एक आवेश, चाहे इस Q को पकड़, चाहे और बीच की दूरी का जो भी गुणनफल होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करता है। अच्छा, इसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकलता है। तो अगर ये फार्मूला हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है। तो उसी वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हमको द्विध्रुव का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। तो ये चीज़ बड़ा ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है अगले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, जो वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए देता है। इसका अगर मात्रक की मैं बात करूँ तो मात्रक कैसे निकालेंगे जरा देखिए तो, P बराबर Q का मात्रक कूलाम हो जाता है, कूलाम प्रति नहीं, कूलाम इंटू मीटर। बीमा की मैं बात करूँ, तो बीमा क्या हो जाएगा? Q का बीमा 80 हो जाता है और L का लंबाई का L, यानी कि LTA भी लिख सकते हो ऐसे करके, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो ये इसकी बीमा हो जाती है और ये इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक से। अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक में, जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। देखिए, किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र हमको निकालने के लिए देता है, तो वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही पहले चैप्टर में देगा। जाकि आगे चलेंगे तो फ्लक्स में, विभव में अलग अलग कंडीशन पर पूछता है। लेकिन इस पहले चैप्टर में जो कूलाम का बल या कूलाम का नियम हम लोग पढ़ते हैं, इस नियम में वैद्युत क्षेत्र जब ज्ञात करने के लिए देगा तो द्विध्रुव का इस्तेमाल करके ही करना है आपको। और जब द्विध्रुव का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक फार्मूले का नोट कर लीजिएगा। आप एक फार्मूले का खास का इस्तेमाल करोगे, एक P बराबर Q इंटू 2L का, और दूसरा किसी बिंदु के कारण, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा रखा, किसी बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर।
ये दो फार्मूला मस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए, तो ये ज़रा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र निकाला कैसे जाता है, देखिए इसकी दो स्थितियाँ होती है, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। विद्युत क्षेत्र हमेशा दो अक्ष में निकाला जाता है, पहला होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। दो स्थितियाँ इसमें हमको देखने को मिल जाएगी। तो अक्षीय स्थिति का क्या मतलब है कि जब विद्युत क्षेत्र की अक्ष में, जैसे मान लीजिए मेरे एक्स और वाई अक्ष में रखा हुआ है, चाहे ऐसे रखा हुआ है, कैसे भी मतलब विद्युत दूर रखा हुआ है, तो इसी के अक्ष में चाहे इधर चाहे इधर अगर हम विद्युत क्षेत्र नाप रहे हैं या माप रहे हैं तो उसे कहा जाएगा अक्षीय स्थिति। लेकिन निरक्षीय की अगर विद्युत क्षेत्र ऐसा है, हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे अगर रखकर यहाँ पर किसी बिंदु को रखकर विद्युत क्षेत्र नाप रहे हैं, या इसको नीचे रख दे रहे हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र नाप रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा निरक्षीय स्थिति। तो ये अक्षीय स्थिति का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र के अक्ष में ही नापी गई, जब भी नापेंगे तो विद्युत क्षेत्र उसके अक्ष में, यानी कि एक्स अक्ष चाहे वाई अक्ष। निरक्षीय का मतलब विद्युत द्विध्रुव के लंबवत हम नापेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति में कैसे विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना। कोई द्विध्रुव हमको दे दिया जाए तो सबसे पहले द्विध्रुव में आपको ये चीज़ें बात ध्यान देना है कि जब विद्युत द्विध्रुव से पूछा जाए तो कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए आप, जैसे कि विद्युत द्विध्रुव को P/Q/2L लगेगा, ठीक है। और दूसरा किसी बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु विद्युत क्षेत्र जो लगेगा 1/4πε0 Q/r², ये चीज़ें याद आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और पता चले कि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, ठीक है ना, और माइनस प्लस के बीच में आकर्षण, यानी कि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होगा और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, यानी कि इनको सजातीय आवेश बोलते हैं। सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में जब भिन्न भिन्न आवेश होंगे तो उनके बीच में आकर्षण देखने को मिलेगा। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रख रहा है और कोई बिंदु रख रहे हैं तो उस पर कैसे विद्युत क्षेत्र या बल किधर लग रहा है, इसकी गणना हम कर लेते हैं आसानी से। जैसे कि यहाँ पे एक बात करेंगे, देखिए अगर हम कोई विद्युत द्विध्रुव ये लेते हैं, मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका सिरा -Q और यह Q ये हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, अक्षीय का मतलब चाहे इधर चाहे इधर, तो हम इधर कोई बिंदु लेते हैं, ठीक ना, ये बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अच्छा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जब हम निकालेंगे तो सबसे जरूरी चीज़ ये है कि इस पर इन दोनों के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र या बल लग रहा है वो किधर लगेगा, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो ठो द्विध्रुव है, इस तरीके से है, मान लीजिए, तो ये Q है, ये -Q है, तो इन दोनों के कारण जो इस बिंदु पर बल लगेगा वही हम ज्ञात करें। तो बल कैसे पता चलेगा, मान लीजिए जब तक कोई आवेश हम रखेंगे नहीं तो इन दोनों आवेशों के कारण उस पर ढकलाव होगा कि खिंचाव होगा, ये हमको पता ही नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, वो परीक्षण आवेश हम रखते हैं Q0, और Q0 ये मान के चलते कि ये धन है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब इसी पर सोचना है, जैसे अब मैं कहूँ कि इस Q से इस पर बल कैसे लगेगा, Q है तो धन को क्या करेगा, धन को क्या प्रतिकर्षण मतलब ढकेलेगा, तो खींचेगा तो नहीं, ढकेलेगा किधर, इधर की तरफ। तो इसके द्वारा जो बल लगेगा यानी कि विद्युत क्षेत्र लगेगा E/Q इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। लेकिन माइनस के कारण इस धन को क्या करेगा, खिंचाव करेगा, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा E-Q इधर की तरफ होगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, E/Q ज़्यादा होगा, E/Q ज़्यादा होगा E-Q से, ठीक है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर कितना हो जाएगा, E बराबर हमेशा ज़्यादा में से कम को घटा दो, तो ज़्यादा कौन है, E/Q - E-Q, यह। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यह होगा, मतलब हमेशा ज़्यादा में से क्या करते हैं, कम को घटाते हैं। तो ये ज़्यादा ये कम है, तो इसमें से माइनस इस वाले विद्युत क्षेत्र को करेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमको पता चल जाएगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो हमको इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन इसमें दूरी है, तो सबसे पहले हम आवेशों के बीच की दूरी निकालेंगे। हमको पता है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु
2r के क्या होगा बराबर 2l के बराबर होगा। तो मान लेते एक दूरी यहाँ से l है और एक दूरी यहाँ से यहाँ तक l है, ठीक है ना। मध्य बिंदु से कोई भी दूरी मापा जाता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि मध्य बिंदु की दूरी यहाँ से मध्य बिंदु से P तक की जहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना वो बिंदु R है, ठीक है ना। तो इस धन Q से और इस माइनस Q से दूरी इसकी कितनी होगी, मान लेते हैं इस धन से ये दूरी निकालनी इतनी दूरी, तो हम क्या करेंगे इस दूरी को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक ना। यानी कि R माइनस L अगर हम कर दें तो P तक की दूरी हमको पता चले। इसी प्रकार अगर माइनस Q से चले, माइनस Q से, तो इतनी दूरी तो L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या R है, तो यानी कि L प्लस या R प्लस L या L प्लस R कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक ना। ये दूरी ये हो जाएगी। तो फिगर काफ़ी समझ में आ गया होगा कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र पड़ रहा है धन Q के कारण उधर और माइनस Q के कारण इधर होगा, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए धन Q ये माइनस Q है, तो अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं, चलिए ऐसे मानते हैं, तो ये धन है, ये धन है, ये माइनस है, इसके यहाँ पर कोई प्लस रख रहे हैं, तो ये प्लस वाला प्लस को ढकेल लेगा, आई माइनस वाला प्लस को क्या कर खींच लेगा, तो खींचने वाला इधर है, ढकेलने वाला इधर है। तो विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, तो जब विपरीत होता है तो उनको घटाया जाता है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होती है तो उनको जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे है, तो ये मान लो ई धन के ई माइनस के विपरीत है तो माइनस करेंगे, लेकिन जब एक ही दिशा में ऐसे हो जाएगा, इस तरह से एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र, तो इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों का योग होगा, ठीक है ना। इतने बातें समझ में आ गई। चलिए अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, क्योंकि बोर्ड पेपर में अगर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो कॉपी भरेगी नहीं, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो नंबर बहुत उठाने के लिए आपको थोड़ी सी इसकी कथा रामायण लिखनी पड़ेगी, तो काफ़ी बेहतर रहेगा कि आप भी लिख लेंगे तो 2-4 पन्ना तो भर ही देंगे इसमें लिखकर, ठीक है ना। तो कैसे भरेंगे लिखेंगे यहाँ पर, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है ना। ये बताएं तीव्रता क्या करनी है, हमको गणना करनी है। तो कैसे करेंगे जरा समझिए। सबसे पहले हम निकालते हैं धन Q के कारण, तो धन Q के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ये वाला ढकेला हुआ है, तो इसका तो ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरी बिंदु पर, हम इसके पहले वाले ठीक टॉपिक में जो डेरिवेट किए थे कि कोई एक बिंदु आवेश लिए तो उसके बगल में कोई परीक्षण आवेश लेकर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले थे, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र यही है, तो इसके लिए फार्मूला यही होगा। तो बस दूरी का फर्क होगा, Q तो वही होगा लेकिन दूरी का फर्क होगा। तो लिखेंगे इसको, अब धन Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E धन Q। और E धन Q को कैसे लिखोगे, जरा देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। r दूरी है तो दूरी क्या है, r माइनस L का स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट बना देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार लिख देंगे, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा देगा E माइनस Q। तो E माइनस Q कैसे हो लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस L का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब क्या जरा देखोगे तो समीकरण 1 और 2 का जो विद्युत क्षेत्र पड़ रहा है एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, तो इसका जो परिणाम होगा E धन Q माइनस E माइनस Q। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा,
ई टोटल ई धन क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ऐसे लिखेंगे। परिणाम यही होगा। बड़े में हमेशा क्या करेंगे, छोटा माइनस करेंगे। तो इसको नोट कर हम बात करते हैं ई धन क्यू माइनस ई माइनस। तो ई टोटल कैसे निकालोगे जरा यहाँ पर देखिए। ई टोटल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस यल का स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये होगा। तो इसमें देखेंगे ज़रा ध्यान से, तो ये वाला चीज़ और क्यू कॉमन है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन होगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 1/r माइनस यल का स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस यल का स्क्वायर, या इस तरह से बच जाएगा। तो अब क्या करें, तिरछा तिरछा इसका गुणा कर देंगे, हर का हर में कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ई नेट बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इधर कर देंगे तो r प्लस यल का स्क्वायर माइनस r माइनस यल का स्क्वायर बटा r माइनस यल का स्क्वायर और r प्लस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ देखेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र और a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल वर्ग का सूत्र लगेगा, तो हम लगाते हैं, आप भी लगाइए हमारे साथ। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब चलते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे हो जाएगा। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताऊँगी। अब ज़रा ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं इसमें, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब हल करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर, माइनस इसमें गुणा कर देगा तो एल स्क्वायर, और फिर माइनस इसमें करेगा तो प्लस 2rl, ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा देखें तो माइनस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, कट गया तो 2r कितना 4rl, तो ई बराबर जो यहाँ पर निकलेगा हमारा नेट, वो क्या निकलेगा ज़रा देखें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 4rl बटा में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यदि हम वैद्युत ध्रुव का जो दूरी है अगर वो कम कर दें, यानी कि L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, मतलब L की दूरी अगर हम R से एकदम कम कर दें तो उस स्थिति में L बराबर क्या होगा, 0 होगा, जिसको हम कहेंगे नगण्य। क्या कहेंगे, नगण्य। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 4rl बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0/2, तो ये हो जाएगा 0 खत्म हो गया, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl बटा r/4 हो जाएगा। इस तरह से एक आर से एक आर क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा कितना, इसको इधर कर देंगे। अच्छा यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 यहाँ पर कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ पर Q/2l, या इसको ऐसे लिख लेंगे तो Q/2l, और एक आर से एक आर कट जाएगा तो नीचे 3r बच जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 4 था ना, तो 2 एक को बाहर निकल दिया, और 2l के साथ हमने क्यों रख दिया, क्योंकि वैद्युत ध्रुव में आपने पढ़ा था P बराबर Q/2l, इसलिए बोले थे इसको याद करने के लिए, दिख रहा है ना। तो ये पहला चीज़ हमको यहाँ पर मिल गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी पूरी जगह पर P, इसकी पूरी जगह पर क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2 को आप उसके साथ जोड़ देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r/q, ठीक है ना, 2p/r/q। ये होता है किसी अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो हमने बड़े आसानी से आपको डेरिवेट करके दिखा दिया है। तो आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को डेरिवेट नहीं कर पाएगा। फिजिक्स में डेरिवेशन ही ऐसा चीज़ है जिससे आपको सवाल में बेनिफिट मिलेगा,
सवाल तभी आएगा जब डेरिवेशन खुलकर आप कर पाएंगे। तो डेरिवेशन के लिए मेरा मानिए आप लगन से लगे रहिए और काफ़ी मेहनत करिए, क्योंकि जो टॉप करता है ऐसे नहीं कर लेता है, वो मेहनत करता है, रगड़ता है, अपने आप को रगड़ता है, तब जाकर टॉप करता है। जरूर करें। थैंक यू।